हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएससीपी के 5 मस्ट डू क्वेश्चंस की। टॉपिक है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इससे पहले भी इस लेक्चर सीरीज में आपने पहले के टॉपिक्स मैकेनिक्स पे कवर कर लिए होंगे। तो शुरू करते हैं। जो फ्लूइड्स में जो टॉपिक्स हैं मेजरली जो हमको करने हैं वो कौन से हैं पहले देख लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम मेजरली प्रेशर, बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। और फिर सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये फ्लूइड की दो प्रॉपर्टीज, इनके बारे में भी बात करते हैं। तो ये फ्लूइड के बारे में ये सारी बात है जो हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 क्वेश्चंस करेंगे और 5 क्वेश्चन में इसके इर्द गिर्द हम लोग सारे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो हाइड्रोडायनेमिक्स का है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ ट्यूब ऑफ लेंथ एल, एक ट्यूब है उसका हमको लेंथ गिवन है, ठीक है, एंड रेडियस आर carries a steady flow of a fluid whose density is rho and viscosity eta. The fluid flow velocity depends on the distance r from the axis of the tube as v is equal to v naught 1 minus r square upon capital R square. इसका मतलब आप ऐसा समझो कि आपके पास ऐसा एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब का अगर रेडियल लाइन पर आप देखो, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब का एक्सिस ऐसा, ठीक है। अगर आप ऐसा सेंटर से आर डिस्टेंस पर देख रहे हो तो आपको जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है वो हमारे लिए लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? v इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब अगर आप सेंटर पे देखो VC, सेंटर पे स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v नॉट। और अगर ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ये ऐसा इसके सिलिंड्रिकल वॉल के पास में ये वाले पॉइंट पर अगर आप देखना चाहो तो ऐसा ये अगर सरफेस पे Vs, यहां r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। मतलब अगर हम लोग पूरा का पूरा इस लिक्विड का प्रोफाइल देखें तो वो कुछ इस तरह का है, ऐसा, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे v नॉट और ऐसा पाइप की विसिनिटी में वेलोसिटी सरफेस के पास में ना के बराबर 0, ठीक है। इस तरीके का इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है। अब हमको 3 सवाल हैं, तीनों सवाल एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द ट्यूब पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अगर हम ऐसा एक क्रॉस सेक्शन ले, ठीक है, पार्ट ए पहले क्वेश्चन का करते हैं। अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखें और आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का ऐसा डी आर थिकनेस वाला क्रॉस सेक्शन देख लें, ये ऐसा आर रेडियस में ऐसा डी आर थिकनेस, तो इतने हिस्से में पर यूनिट टाइम जो वॉल्यूम फ्लो करके जा रहा है वो हमको निकालना है। अगर तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये शेडेड रीजन का एरिया डी ए, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस डी आर। ऐसा इन्फिनिटिसिमल रिंग का एरिया 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर होता है। और अगर हम यहां पर अगर वेलोसिटी है v, जो कि r डिस्टेंस पे होगी v नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये वेलोसिटी और एरिया को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इस क्रॉस सेक्शन पे ये इन्फिनिटिसिमल रिंग के साथ में पर यूनिट टाइम कितना लिक्विड फ्लो करके जा रहा है ये हमको मिल जाएगा।
तो V मल्टीप्लाइड बाय DA हो जाएगा DH, जो कि DH होगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो इस रिंग से फ्लो करके जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको थोड़ा पहले साइड में समझ लेते हैं और फिर इंटीग्रेट करके टोटल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर मैं साइड में यहां साइड नोट पे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, आप देखो, अगर ऐसी एक पाइप है, ये पाइप में अगर v वेलोसिटी से लिक्विड निकल रहा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, समझो कि a, क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, तो dt टाइम में ये लिक्विड जो निकला है बाहर, वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, v dt। तो अगर ये लिक्विड बाहर बिखरे नहीं, तो dt टाइम में एक्चुअली इस लिक्विड का एक सिलेंडर बाहर निकलेगा जिसकी लेंथ हो जाएगी v dt, और इसलिए इस सिलेंडर का लिक्विड का वॉल्यूम dv इज इक्वल टू लेंथ v dt मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और इसलिए dv अपॉन dt, जिसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट बोल सकते हैं, एक क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम जितना वॉल्यूम बाहर निकला, वो हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, प्रोवाइडेड पूरे एरिया पर वेलोसिटी कांस्टेंट रही होती है ना। तो इस चीज का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। इस फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ऐसा लिख दिया कि आर रेडियस का dr थिकनेस पर इतने हिस्से में जो लिक्विड पर यूनिट टाइम बाहर आ रहा है, उसका जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आएगा dh, जो कि बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट है, वो होगी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां से 2 पाई और यहां से v नॉट तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई v नॉट बाहर आएगा। आर अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर होगा आर माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। और ऐसे जो पतले पतले इंफिनिटिसिमल रिंग में जो भी पर यूनिट टाइम फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा, उन सबको अगर हमको ऐड करना है तो सिंपली ये इंटीग्रेशन परफॉर्म हमको करना पड़ेगा। स्मॉल आर की वैल्यू 0 टू कैपिटल आर कर लेंगे तो पूरी पाइप पे हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिलने वाला है देख लेते हैं फटाफट। आप देखो, जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होगा 2 पाई वी नॉट वैसे का वैसा ही लिखेंगे, यहां पे आएगा आर स्क्वायर बाय 2 और यहां पे आएगा आर पावर 4 बाय 4, और कुछ इस तरीके से ना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर पावर 4 अपॉन 4 कैपिटल आर स्क्वायर, और लिमिट्स डाल देंगे 0 टू कैपिटल आर। और लिमिट तो सिंपल है, यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 और यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4, जो कि इफेक्टिवली हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई वी नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो क्रॉस सेक्शन पे से जा रहा होगा। आराम से देख लो, पार्ट ए था पहले क्वेश्चन का हमारे ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड विद इन द ट्यूब्स वॉल्यूम। अब देखो, ये ट्यूब जो था इसका लेंथ भी हमको गिवन था और इसका रेडियस भी गिवन था। हमको कहा कि इस पूरे ट्यूब के अंदर जो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट करें, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने के लिए हमारे पास ये जो ट्यूब थी ऐसे, इस ट्यूब में मैं अब आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का ऐसा एक ऐसा सिलिंड्रिकल शेल लेता हूं जिसकी थिकनेस मैं ले लेता हूं डी आर। ठीक है, तो ऐसा एक आर रेडियस का सिलिंड्रिकल शेल लिया जिसकी थिकनेस कितनी ले ली, डी आर। अब ये जो मैंने थिकनेस अज्यूम करी है, ठीक है, इसमें हर एलिमेंट का वेलोसिटी एक जैसा होगा, है ना। अगर इसी का मैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखाना चाहूं तो ये ऐसा आर रेडियस और इसका ऐसा थिकनेस डी आर। ठीक है,
और ये पूरी की पूरी लेंथ L। इस पूरे शेल में अगर मैं आपको पूछूं कि क्या हर डीएम मास का, अगर इन्फिनिटेसिमल मास डीएम डीएम में लेना शुरू करूं इसमें, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा एक जैसा आएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी भी एक जैसी होगी, स्पीड एक जैसी होगी, है ना। तो इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो अगर इस शेल का अंदर जो भी लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखनी है, तो मैं लिखूंगा हाफ इनटू जो भी मास है इस शेल में उसका लिक्विड का, मल्टीप्लाइड बाय ये जो शेल सेलेक्ट करी है उसमें हर पॉइंट का वेलोसिटी तो एक जैसा होगा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, है ना। अब अगर मुझे डीएम लिखना है, डीएम, तो डीएम होना चाहिए डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ये शेल का वॉल्यूम। अब ये शेल का वॉल्यूम कितना होगा, आप देखो, ये सरफेस एरिया शेल का जो कि होगा 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय इसकी थिकनेस डी आर। ठीक है। तो अगर ये मास की वैल्यू मैं डालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मुझे मिलेगी इन्फिनिटेसिमल, ये होगी रो इंटू 2 पाई एल मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर, और साथ के साथ ये v का स्क्वायर हो जाएगा v नॉट स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। और अगर पूरे सिलेंडर में ऐसा हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वापस से इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करते वक्त इस बार हमको वापस से स्मॉल आर की लिमिट कहां से कहां तक डालनी पड़ेगी, 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले तो कांस्टेंट्स देखते हैं क्या क्या है। तो देखो 2 पाई रो एल और वी नॉट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गए। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेशन साइन के अंदर क्या क्या आएगा, देखो एक तो आर है और साथ ही साथ ये 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं इसको अगर एक्सपैंड करूंगा तो एक तो पहले आएगा 1 का स्क्वायर 1, उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर। दूसरा टर्म आएगा प्लस आर का पावर 4 अपॉन कैपिटल आर का पावर 4, और ये स्मॉल आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर का पावर 5 अपॉन कैपिटल आर का पावर 4। ठीक है। और तीसरा टर्म होगा माइनस ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन ये आर स्क्वायर को फिर ये स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब, और ये सारा कुछ हम इंटीग्रेट कर देंगे डी आर के साथ में 0 टू कैपिटल आर। आराम से देख लो, है ना। अब यहां देखो इसका इंटीग्रेशन, आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2। आर पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर पावर 6 अपॉन 6, और ये होगा आर पावर 4 अपॉन 4, है ना। तो अगर हम प्रॉपर लिमिट्स में अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग लिमिट्स डाल देंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 पाई रो एल वी नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर सीधे सीधे इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट डालोगे तो आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है। और यहां पर आ जाएगा प्लस आर पावर 6 अपॉन 6 आर पावर 4 माइनस यहां पे आ जाएगा 2 आर पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर ना। ठीक है। और ये पूरा का पूरा अगर हम लोग लिमिट देखें तो आर स्क्वायर बाय 2 और आर स्क्वायर बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमको रिजल्ट मिलेगा 2 पाई रो एल वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय 6, है ना। 2/6 का टर्म आ गया, इसमें ये एक कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब बेसिकली इसका 1/3 हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हमने यहां पे एक हाफ का टर्म भी छोड़ दिया ना, यहां पे एक हाफ भी आएगा, एक यहां पर हाफ का टर्म भी रहेगा। ये देखो हाफ एम बी स्क्वायर में, तो यहां पे हाफ भी रहेगा, है ना। चलो इसको यहां लिख देता हूं मैं। ऑल राइट, 1/2 ऐसा, तो यहां पे भी 2 आ गया, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिवली ये हो जाएगा पाई रो एल वी नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 6। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, आराम से देख लो। और अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या था, देखो थर्ड पार्ट में लिखा था फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ट्यूब बाय द फ्लूइड। अब ये देखो, ये फ्लूइड और सरफेस के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, वो बेसिकली शेयरिंग फोर्स, वो एक तरीके से थर्ड पार्ट में जिस फोर्स की बात हो रही है उसका मैग्नीट्यूड ईटा ए डीवी बाय डी आर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे विस्कस फोर्स होता है ना। अब ये डीवी बाय डी आर कितना होगा, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूं तो डीवी बाय डी आर, देखो वी नॉट वैसे का वैसा ही लिखेंगे, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस आर स्क्वायर था, स्मॉल आर स्क्वायर, तो 2r अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, और जो अलग अलग पतली पतली शेल्स हैं, जैसे ये ऐसी शेल है, ऐसा शेल, ठीक है, तो उसके आगे जो कांटेक्ट में अगली लेयर है, तो एक कांटेक्ट एरिया क्या होगा, अगर ये कांटेक्ट एरिया देखोगे ए, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल। तो इसलिए ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए ईटा, और एरिया 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट इंटू 2r अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। और चूंकि हम सरफेस पे निकाल रहे थे, यहां पे r की वैल्यू क्या थी, कैपिटल आर, पाइप के सरफेस पे, है ना, तो r की वैल्यू कैपिटल आर, तो r का वैल्यू हम क्या डाल देंगे, कैपिटल आर। तो बस हो गया, यहां पे स्मॉल आर और स्मॉल आर, यहां पे कैपिटल आर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 मतलब कि 4 ईटा पाई एल वी नॉट, और कुछ रहता है नहीं। तो ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे। कौन से टॉपिक का था ये, इसमें बेसिकली फ्लूइड फ्लो था और विस्कोसिटी भी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, a water clock used in ancient Greek is designed as a closed vessel with a small orifice O. Time is determined according to the water level in vessel. What should be the shape of vessel for the time scale to be uniform? Find mathematical equation governing curve AOB. तो ये देखो, ऐसा एक 3D में ग्लास है, यहां पे एक छोटा सा ओपनिंग है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा अगर आप भर दोगे किसी लिक्विड से, तो ये लिक्विड धीरे धीरे नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो ये मार्क्स बने हुए हैं, ये मार्क जहां पे है उसके ऊपर आप ऐसे टाइम की वैल्यूज डाल सकते हो, केयरफुली उसको कैलिब्रेट कर दो, तो इससे आप टाइम मेजर कर सकते हो, है ना। अब क्या है कि इसमें अगर आप चाहते हो कि यूनिफॉर्म रहे, ठीक है, और इससे आप ये जो छोटे छोटे गैप्स है ना, ये छोटे छोटे गैप्स में आप समझो कि यहां पे टाइम ही तो मार्क करोगे, समझो कि ये 0 आर है, फिर 1 आर, फिर 2 आर, फिर 3 आर, तो ये गैप्स जो है ना वो कवर होने चाहिए फिक्स्ड टाइम इंटरवल में। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम एक वाटर क्लॉक जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहां पे ऐसा जो लिक्विड का, पानी का जो लेयर होगा ना, वो ऐसा धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा होगा, और इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो होनी चाहिए कांस्टेंट। चलो, अब वो कांस्टेंट हो, इसके लिए ऐसा शेप क्या होना चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आराम से अगले पेज पे देखते हैं। अब हमको
एक चीज तो मालूम है पहले से ही। क्या मालूम है? कि अगर समझो कि ऐसा एक कंटेनर है, यहां पे अगर लेयर है लिक्विड की, तो अगर यहां पर वेलोसिटी है v2 और ये एरिया है a2, और यहां छोटा सा एक ऑरिफाइस यहां से v1 वेलोसिटी से, इसका एरिया a1 है, लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो पहली बात तो हम ऐसा बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर ये ऐसा ऑरिफाइस स्मॉल h डेप्थ पे है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां अगर ये सरफेस पर मैंने एक पॉइंट लिया 1 और लिक्विड जो बाहर निकला है जस्ट बाहर एक पॉइंट लिया 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे अगर मैंने बर्नौलीज थ्योरम लगाया तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट 1 पे प्रेशर जो कि है P नॉट, ठीक है, प्लस जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब कि रो जी एच प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, ये इक्वल होता है यहां इस ओपनिंग से जस्ट बाहर जो प्रेशर है जो कि अल्टीमेटली P नॉट ही हो जाएगा, प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। एंड इफ a1 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a2, इन दैट केस इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप ये भी बोल देते हो कि ये जो वेलोसिटी v1 है वो अंडर रूट 2gh आ जाती है। ठीक है। इसको हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी बोलते हैं, है ना। चलो यही वाली चीज हम लोग यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर किसी टाइम पर यहां पे लिक्विड, ये तो ओरिजिन था हमारा, किसी टाइम पे लिक्विड यहां इस लेवल पे है, ठीक है, तो ये देखो ये क्रॉस सेक्शन ऐसा सर्कुलर सा लग रहा है। ये वाला पॉइंट यहां पर जो मैं मार्क कर रहा हूं उसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है तो एक तरीके से x एक्सिस से ये हाइट इस लेवल का अभी है y, और यहां पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ओपन सरफेस का बना, इसका रेडियस जो है, रेडियस, इसका रेडियस है कितना, x, है ना। आराम से देखो, रेडियस x और हाइट y। तो अगर इस वक्त इसकी वेलोसिटी इस लेवल की नीचे की तरफ आने की है v2, तो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूं, और ये जो नेक पे वेलोसिटी है यहां पर, ठीक है, ऑलराइट, ये वेलोसिटी यहां पर वेलोसिटी अगर v1 है और ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन को अगर मैं s बोल दूं, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैं ऐसा बोल सकता हूं s मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v1 शुड बी इक्वल टू ये ओपन सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v2। और हमने बोला कि ये स्केल यूनिफॉर्म रहे, स्केल यूनिफॉर्म रहे उसके लिए जरूरी क्या है, v2 मस्ट बी कांस्टेंट। तो इफ v2 इज कांस्टेंट, इन दैट केस हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये v1 अब अगर अभी y हाइट है तो ये v1 क्या होगा, अंडर रूट 2gy। ठीक है। तो हम कह सकेंगे कि s अंडर रूट 2gy इज इक्वल टू पाई v2 का स्क्वायर, v2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो y और एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कुछ ही कांस्टेंट हो गया। ये इस नेक का एरिया इस कांस्टेंट है, g तो कांस्टेंट है ही, पाई और v2 भी हमने बोला कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू, ये सारे कांस्टेंट को एक ही कांस्टेंट k लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय x का पावर 4। ठीक है। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे इधर y आया, बाकी सब कुछ स्क्वायर होके दूसरी तरफ गया, यहां x पावर 4 हो गया, और जो बचा था सारी चीजें जो थी ना, ये पाई स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर इंटू 2g, उसको मैंने बोल दिया है कांस्टेंट k। तो y और x में एक तरीके से रिलेशन आ गया, वो इस कर्व की इक्वेशन हो गई जो हमको पूछा गया था, है ना। मोर ओवर
अगर इसी में हम लोग ध्यान से देखें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स सेंटीमीटर में देखो, ये वैल्यू है 40, वाई कोऑर्डिनेट 40 और एक्स कोऑर्डिनेट है 10, है ना। तो 10,40 है सेंटीमीटर में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y की वैल्यू अगर 40 रखोगे तो k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4 होगा ये। और यहां से अगर सब कुछ सेंटीमीटर में हम लोग ले रहे हैं तो k की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 10 पावर -4 या फिर 4 इंटू 10 पावर-3। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो होगी y इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर-3 मल्टीप्लाइड बाई x पावर 4। ध्यान रहे हम लोगों ने y और x सेंटीमीटर्स में लिया है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो कि बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं वो ले लेते हैं विस्कोसिटी के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है अ विस्कोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, एक नॉन आइडियल फ्लूइड मतलब जो कि इनकंप्रेसिबल नहीं होता, उसको कंप्रेस कर सकते हो और साथ के साथ उसकी कुछ विस्कोसिटी होती है। कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट प्लेट एंड अ रोटेटिंग कोन। ठीक है, ऐसा फ्लैट प्लेट है और उसके ऊपर ऐसा रोटेटिंग कोन है। ठीक है, द कोन हैज अ लार्ज एपेक्स एंगल एंड द एंगल थीटा शोन इन द फिगर इज वेरी स्मॉल। ये यहां पे एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा बहुत छोटा है। कितना छोटा है? ऐसा लिखा हुआ है कि 0.5 डिग्री के आसपास। ठीक है, द कोन हैज अ बेस रेडियस r and is rotated with a constant angular velocity omega. Consider the liquid and take its coefficient of viscosity to be eta. Calculate the torque needed to drive the cone. अब देखो, जब इस कोन को घुमाओगे ना तो लिक्विड की विस्कोसिटी की वजह से इसके ऊपर कुछ टॉर्क लगेगा। तो जो लिक्विड की विस्कोसिटी की वजह से टॉर्क लगेगा उसको ओवरकम करने के लिए आपको उतना ही टॉर्क बाहर से देना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम पाएगा और वही हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें, ध्यान से देखो, अगर मैंने ये ऐसा इस कोनिकल बॉडी पे r डिस्टेंस पे एक छोटी सी थिकनेस dr ले ली। ठीक है, छोटी सी थिकनेस dr, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ x डिस्टेंस पे होगा और अगर यहां पे छोटा सा एलिमेंट dr, इसका ऐसा नीचे बेस से हम लोग हाइट देखेंगे, ये ऐसा हाइट, तो इसको मैं बोल सकता हूं y। ठीक है, x, r और y में क्या क्या रिलेशन है पहले वो देख लेते हैं। क्या आप ये देख पा रहे हो कि x अपॉन r cos थीटा होता है, तो r की वैल्यू x अपॉन cos थीटा होगी। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं dr इज इक्वल टू dx अपॉन cos थीटा। एक बात, इसको आगे हम लोग यूज कर लेंगे। और दूसरी बात कि अगर y अपॉन x देखोगे तो tan थीटा होगा, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा। ये दूसरी बात, इसका भी हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये जो छोटा सा एलिमेंट dr है, ठीक है, ये ऐसा छोटा सा एलिमेंट dr, इसको अगर ऐसा x रेडियस लेकर के इस कोन के ऊपर सर्कल बनाऊंगा तो ये पतली सी एक पट्टी बनेगी और वो पट्टी कुछ इस तरीके की बनेगी। उस पट्टी का ऐसा, ये ऐसा सरकमफरेंस होगा जिसका रेडियस क्या होगा x, और ये ऐसा थिकनेस होगा dr, है ना। ये कोन के ऊपर बनेगा, अगर मैं ठीक से आपको ये चीज दिखा पा रहा हूं तो। ठीक है, तो ऐसे ये कोन के ऊपर ये ऐसी पट्टी बन जाएगी। ठीक है, अब इस पे, इस पतले से एरिया पे, ये यहां पे भी मैं थिकनेस दिखा देता हूं ऐसे। ठीक है, ये दोनों तरफ बन जाएगा ऐसा, इस पूरे कोन पे ऐसा सर्कल में बन जाएगा। उस पे इस लिक्विड की वजह से कुछ विस्कस फोर्स लगेगा। अगर मैं वो फोर्स आपको पूछूं तो होगा ईटा मैग्नीट्यूड में a मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट
है ना। अब देखो इस ऐसे स्ट्रिप का, ठीक है, और उसके बाद में अगर टॉर्क निकालना हो तो विस्कस फोर्स देखो टेंजेंशियल लगेगा। विस्कस फोर्स कैसा लगेगा? टेंजेंशियल, सरफेस के पैरेलल। तो जो टॉर्क आएगा टी टाउ, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ईटा ए मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय ये वाला लेंथ एक्स। ठीक है, अब इसी को हमको इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो ये ऐसे कोन के ऊपर जो ये ऐसा रिंग बना है उसका एरिया लिखते हैं, ईटा। एरिया क्या होगा? सर्कमफरेंस 2 पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस dr। उसके बाद में वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखेंगे। अब देखो एक कोन पे हर पॉइंट ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो यहां इसके कांटेक्ट में जो लिक्विड होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स होगी। लेकिन सबसे नीचे के हिस्से का जो लिक्विड होगा वो प्रैक्टिकली रेस्ट पे होगा, तो यहां पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, ये हो जाएगा डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ दीज टू लेयर्स, मतलब ओमेगा एक्स अपॉन इनके बीच का ये छोटा सा गैप वाई। याद है थीटा बहुत छोटा था, अगर ये थीटा बहुत छोटा था तो ये गैप बहुत छोटा है, तो इसको हम आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब अगर ये वाली वैल्यू हमने यहां पर डाल दी ओमेगा एक्स अपॉन वाई, तो ये इस छोटी सी स्ट्रिप के ऊपर टॉर्क आ गया। ठीक है, और हमको ये पूरा इंटीग्रेट करके टोटल टॉर्क निकालना है। वही टोटल टॉर्क उतनी मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क मिलना चाहिए बाहर से, तभी ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अब एक प्रॉब्लम है, यहां x जो है ना वो वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है, ठीक है, और y भी वेरिएबल है और dr भी वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि एक वेरिएबल बनाने के लिए इसको ऐसा लिखते हैं 2 पाई ईटा। ठीक है, ये और ओमेगा, ये तो सारे कांस्टेंट्स हो गए। x को मैं वैसे ही लिखा रहने देता हूं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। आई थिंक एक और x आएगा ना, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला x हो गया, ये एरिया वाला x हो गया, और टॉर्क में एक और x है ना, तो यहां पे एक और x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब। ठीक है, नीचे y को हम लिखने वाले हैं क्या? x tan थीटा। ठीक है, और dr को क्या लिखने वाले हैं? dx अपॉन cos थीटा। अब ये तो हमारे लिए आसान हो गया। tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा sin थीटा। एक x कैंसिल होने वाला है, तो यहां पे x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आएगा, तो टाउ हो जाएगा 2 पाई ईटा ओमेगा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx 0 टू कैपिटल R। ये कोण का यहां पे x की वैल्यू देखो 0 टू कैपिटल R वेरी करेगी। ठीक है, और ऐसा इंटीग्रेशन परफॉर्म करते ही आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई ईटा ओमेगा आर क्यूब अपॉन 3 साइन थीटा। ये हो गया टाउ का मैग्नीट्यूड, और इसी को अप्रोक्सीमेटली 2 पाई ईटा ओमेगा आर क्यूब अपॉन 3 थीटा भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आप देखो थीटा तो बहुत छोटा है। कितना छोटा है? 0.5 डिग्री के आसपास था। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ये है हमारा फाइनल आंसर इस हमारे थर्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आराम से देख लो, और फिर चलते हैं अपने चौथे प्रॉब्लम के ऊपर। वो भी बहुत ऑसम प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑल राइट, अब ये क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का। ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, फिगर शोज अ स्फेरिकल बॉडी फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड सरफेस। ठीक है, लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स डायमीटर ऑफ द स्फीयर। एक ऐसा स्फेरिकल बॉडी है, ये लाइन ए बी आपको उसका डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
assume the liquid and material of the body makes a non-wetting combination with a contact angle 143 degree. ठीक है, circumference of sphere passing through AB and surface tension is given to us 0.05 Newton. सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. अच्छा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 4 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मतलब कि ये बेसिकली पानी से 4 गुना ज्यादा डेंस है. रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 मिलीमीटर और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. The extrapolated line AB is at a depth h below the horizontal flat part of the free surface. ठीक है. Find the value of h. Also find the value of density of material. ठीक है. तो क्वेश्चन हमको क्लियर हो गया है. थोड़ा सा इसको आराम से अगले पेज पे देखते हैं बढ़िया से. देखो ये पूरा का पूरा स्फीयर था और यहां पे ये इसकी डायमेट्रिक लाइन है AB और लिक्विड आप देखो यहां पर ये थोड़ा सा ऐसा कर्वेचर बन गया है. अगर मैं आपको पूछूं कि सरफेस टेंशन का फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा तो आप देखो कि पहले तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाने के लिए आप देखो यहां पे लिक्विड और सॉलिड का जो कांटेक्ट है उसमें एक लिक्विड के अंदर सॉलिड के ऊपर ऐसा टेंजेंट बनाया हमने और ये ऐसा सॉलिड से दूर की तरफ ऐसा लिक्विड पे एक टेंजेंट बनाया. तो ये होगा सरफेस टेंशन का फोर्स का डायरेक्शन. ठीक है. और ये था पूरा एंगल. अगर इस एंगल को मैं फाई बोलूं, ठीक है, ये एंगल को अगर मैं फाई बोलूं तो फाई की वैल्यू थी कितनी 143 डिग्रीज. ठीक है. अगर ये ऊपर वर्टिकल के साथ में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के साथ में हम लोग एंगल देखें ये ऐसा, तो अगर ये वाला एंगल है थीटा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 143 तो वो हो जाएगी 37 डिग्री. ठीक है, इतना क्लियर है. अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. ये जो इधर पतला सा लिक्विड का लेयर है उसकी. ठीक है. तो अगर मैं ये ऐसे फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैंने ये हमारी डायमेट्रिक लाइन है, ऑलराइट, ये थी ऐसी डायमेट्रिक लाइन. ठीक है. और इस लाइन पर अगर मैंने ये ऐसा लिक्विड का लेयर बना लिया, ठीक है, तो ऐसा. ठीक है. तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे इसको आप ऐसे समझो कि मैंने जो बनाया है ना इस पे आप देखो यहां पे जहां तक ये मैंने लेयर बना दी, ठीक है, यहां पर तो कुछ सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट कर रहा होगा, पुलिंग फोर्स होगा जो बाकी आगे का लिक्विड लगा रहा होगा. और साथ ही साथ ये ऐसा सॉलिड जो है इसके ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स लगाएगा तो उसका ये रिएक्शन फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड Ft होगा वो इधर की तरफ भी लगेगा. ठीक है. अब मान लेते हैं कि ये अंदर मैंने डेप्थ ये जो लेयर ली है ना लिक्विड की इसकी मैंने कुछ डेप्थ ली है हल्की सी पतली सी. ठीक है. अंदर मैंने अगर ऐसा डेप्थ ली है dl. ठीक है. बेटर अगर मैं 3D में आपको दिखा पाऊं तो कुछ इस तरीके से ये ऐसा लेयर था और इसके भी अंदर डेप्थ में मैंने ये ऐसी dl थिकनेस की लेयर ली थी. ठीक है. तो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो T मल्टीप्लाइड बाय लेंथ dl के इक्वल होगा. एग्जैक्टली इतना ही फोर्स इधर की तरफ भी होगा, है ना. अगर मैं आपको पूछूं कि ये वर्टिकल के साथ में एंगल कितना होगा तो आपका जवाब होगा थीटा. तो अगर इसके मैं हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ध्यान दो कि ये वाले क्रॉस सेक्शन पे साथ के लिक्विड का कुछ प्रेशर फोर्स भी होगा, इधर की तरफ कुछ प्रेशर फोर्स होगा. ठीक है. वैसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहां इधर भी ऐसा प्रेशर वाला फोर्स होगा. कौन सा फोर्स? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स. ठीक है. लेकिन उस फोर्स को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इधर की तरफ प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, इधर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, वो तो कैंसिल हो जाएगा.
अच्छा, अब गॉज प्रेशर की बात करें तो यहां पर गॉज प्रेशर जो कि लिक्विड की वजह से प्रेशर है, गॉज प्रेशर यहां पर वो तो 0 है, और ये एच डेप्थ पर गॉज प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो जी एच। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है जिसकी हाइट एच है, ठीक है, और जिसका डेप्थ इधर की तरफ डीएल है, उस पर एवरेज प्रेशर आ जाएगा रो जी एच प्लस 0/2, और इसलिए ये प्रेशर फोर्स एफ पी वो आ जाएगा एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ये एरिया, जो कि हो जाएगा एच इंटू डीएल। ठीक है, एच इंटू डीएल। अब आप देखो इधर की तरफ प्रेशर फोर्स एफ पी प्लस ये सरफेस टेंशन का जो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा एफ टी साइन थीटा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो ये एफ टी के इक्वल होना चाहिए। ऑल राइट, वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज डालेंगे तो हमको मिलेगा रो जी एच बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एच इंटू डीएल, ये सरफेस टेंशन टी इंटू डीएल साइन थीटा इज इक्वल टू टी इंटू डीएल, है ना। डीएल तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, और अगर टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से आराम से देख लो, इधर की तरफ प्रेशर फोर्स, ठीक है, प्लस सरफेस टेंशन का साइन वाला कंपोनेंट, और इधर की तरफ से सरफेस टेंशन जो इधर की तरफ खींच रहा था। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा टी 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, टी 1 डीएल तो कैंसिल हो गया, टी 1 माइनस साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और रो जी डिवाइड कर देंगे और इसका रूट ले लेंगे, तो हमको मिल जाएगा एच। अब रो की वैल्यू कितनी थी, रो था 4 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। थीटा कितना था, 37 डिग्री। 37 तो स्टैंडर्ड एंगल है, 37 के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 3/5, ठीक है। और सरफेस टेंशन की भी वैल्यू गिवन थी, ये सारी वैल्यूज डाल करके अगर आप देखोगे तो एच जो आएगा वो आएगा 1 mm। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट, ध्यान से देख लो। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट और इंटरेस्टिंग है। दूसरे पार्ट में हमको बोला फाइंड वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो ये मटेरियल की डेंसिटी जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इसी पेज को कॉपी कर लेते हैं, चलो ठीक है, और इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये पूरी जो कहानी बनाई थी इसको हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ऑल राइट, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्फीयर है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आराम से देखते हैं स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, अगर मैं इस स्फीयर का इक्विलिब्रियम देखना चाहता हूं तो एक तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं वेट की वैल्यू बोलूंगा तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय इसका डेंसिटी को मैं ले लेता हूं, चलो रो नॉट, जो हमको कैलकुलेट करना था, मल्टीप्लाइड बाय जी। दूसरा फोर्स मैं ऊपर की तरफ लिख सकता हूं बायंट फोर्स। बायंट फोर्स अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। 2/3 इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली आधा हिस्सा इसका डूबा हुआ है। साथ के साथ इसके पूरे सरकमफ्रेंस पे ऐसा इस तरीके से टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा था और ये वाला एंगल थीटा था, तो नेट अपवर्ड डायरेक्शन में आसपास का जो लिक्विड होगा उसका सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा, ठीक है, ऐसा ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा। और वो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर हम देखें तो वो हो जाना चाहिए
2πr circumference मल्टीप्लाइड बाय t cos थीटा। ठीक है, और ये थीटा कितना था 37 डिग्री। ऑल राइट, अब सिर्फ इन तीनों से अगर हमने इक्विलिब्रियम बिठाने की कोशिश करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। क्यों आंसर नहीं आएगा वो बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं। ध्यान दो कि अगर सिचुएशन ऐसी होती, कुछ ऐसा होता कि ये ऐसा स्फीयर है और ये आधा हिस्सा बिल्कुल इस तरीके से डूबा हुआ है, तो देखो हर जगह पे प्रेशर लिक्विड के अंदर ऐसा अलग अलग रहेगा, लेकिन वो प्रेशर का ओवरऑल जो फोर्स आ जाता था वो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ऐसा बायंड फोर्स के इक्वल आ जाता था, जो कि हमने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे हमको बायंड फोर्स सीधे सीधे ये वाला मिल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अब अगर मैं इस डायमेट्रिक लाइन पर देखूंगा तो यहां पर अगर आप देखो तो ये तो ओपन सरफेस है, यहां पर तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, मतलब गॉज प्रेशर 0 होगा। ठीक है, अगर मैंने H डेप्थ पे देखा तो यहां पे प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच होगा, तो पॉइंट A पर प्रेशर या फिर पॉइंट B पर प्रेशर 0 नहीं है, एक्चुअली रो जी एच के इक्वल है ना। ये देखो, ये ओपन सरफेस पे गॉज प्रेशर 0 और यहां इस लाइन पर प्रेशर, गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी एच। मतलब इस पूरे कर्वेचर पर ये हाइड्रोस्टैटिक का जो ये प्रेशर था ना, उसके अलावा एक रो जी एच मैग्नीट्यूड का प्रेशर और बढ़ जाएगा, है ना। रो जी एच मैग्नीट्यूड का प्रेशर और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे यहां इस आधे स्फीयर पर फोर्स निकालना है तो एक तो ये वाला बायंड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर तो कुछ आएगा ही, साथ ही साथ एक कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर इसका फोर्स का रिजल्टेंट भी निकालना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट प्रेशर का फोर्स का रिजल्टेंट अगर हमको निकालना है तो चूंकि ये फोर्स कांस्टेंट है और इसलिए नेट फोर्स इस कांस्टेंट प्रेशर का Fp वो आ जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये कांस्टेंट प्रेशर P। ठीक है, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब इसको नए पेज पर हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर हमारा ये ऐसा स्फीयर था तो नीचे की तरफ बायंड वेट आया, ऊपर की तरफ बायंड फोर्स आया, ऊपर की तरफ ही सरफेस टेंशन का फोर्स आया, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा प्रेशर आधे स्फीयर पे रो जी एच आ गया था उसका भी एक फोर्स आ जाएगा जिसको हम Fp लिख रहे थे। मतलब सरफेस टेंशन का फोर्स प्लस बायंड फोर्स प्लस वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर था उसका फोर्स, ये होना चाहिए वेट के इक्वल। सरफेस टेंशन का फोर्स हम लोगों ने लिखा था 2πr cos थीटा इंटू टी, बायंड फोर्स था 4/3 पाई आर क्यूब इंटू लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, आई एम सॉरी 4/3 नहीं 2/3, आधा लिक्विड डूबा हुआ था, है ना। ठीक है, और ये प्रेशर फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया था रो जी एच, कांस्टेंट प्रेशर था, मल्टीप्लाइड बाय वो प्रोजेक्शन का एरिया, मतलब एरिया का प्रोजेक्शन ना, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये सब कुछ मिलकर के वेट के इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, रो नॉट डेंसिटी। ऑल राइट, सब कुछ हमको मालूम है, एच भी पता चल चुका है, और ये सारा कुछ लिख करके अगर आप रो नॉट कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात है, लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम थी वो ज्यादा डेंसिटी वाले सॉलिड को भी अब सपोर्ट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है free surface of a mercury Hg is a good reflecting surface. A tall cylinder partly filled with Hg and possessing total moment of inertia I is rotated about its axis. ठीक है, with constant angular velocity omega naught as shown in the figure. The Hg surface attains a paraboloidal profile
रेडियस ऑफ कर्वेचर रो ऑफ द एजी सरफेस अटेन्स अ पैराबोलॉइडल प्रोफाइल, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ जनरल प्रोफाइल इज गिवन बाय, ये ऐसा हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कुछ कुछ बात कर दी गई है और 3 पार्ट है, ठीक है। पहली बात तो ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो INPHO 2017 से लिया है, ठीक है। ये 2017 का ओलंपियाड का क्वेश्चन है। 3 पार्ट्स हैं, वो तीनों पार्ट्स हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आगे डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ऐसा मरकरी है, ऐसा गोल 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 घुमा दिया, तो एक क्रॉस सेक्शन जो है ना वो पैराबोला जैसा बन गया, और अगर इसको 3D में देखोगे तो ये पैराबोलाइड बन गया। तो हमको बोला कि इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो सबसे पहले चलो यहां पे, अगर मैंने ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, अगर मैंने इसके ऊपर ये एक पॉइंट ले लिया, चलो बड़ा सा बना देता हूं उसको, ये देखो ऐसा कुछ था, यहां पर ये थी y एक्सिस, ठीक है, ऑलराइट, और ये थी x एक्सिस, ठीक है। अब अगर एक पॉइंट मैं ले लूं ऐसा, तो अगर ये पूरा का पूरा घूम रहा है ऐसा ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से, यहां पे अगर एक छोटा सा एलिमेंट लूं मैं और इस रोटेटिंग फ्रेम में देखूं, तो एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, तो इस रोटेटिंग फ्रेम में इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ dm मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x, अगर ये वाली डिस्टेंस है x, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है। और साथ के साथ इसका वेट होगा नीचे की तरफ dm इंटू जी, ठीक है। अब आप देखो ये जो टैंजेंट है ना इस सरफेस के ऊपर, ये जो टैंजेंट है, इस टैंजेंट के अलोंग नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये जो सूडो फोर्स है उसका कॉस वाला कंपोनेंट इधर की तरफ dm मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर x कॉस थीटा, इधर की तरफ mg का कंपोनेंट dm इंटू जी इंटू साइन थीटा, इसको बैलेंस करना चाहिए सरफेस के अलोंग, ठीक है। और इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि g साइन थीटा ये होना चाहिए ओमेगा नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x इंटू कॉस थीटा, ठीक है। या फिर tan थीटा हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर x बाय जी, ऑल राइट। अब ये वाले पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो tan थीटा ही dy बाय dx भी मिल जाएगा मुझे, dy बाय dx। अगर इसका मैं सेकेंड डेरिवेटिव करूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो एक कांस्टेंट आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन जी। अब हमको बोला कि किसी भी जनरल कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमको पहला क्वेश्चन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट एक्स सिलिंड्रिकल एक्सिस एंड जी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान लग रहा है। हमको बोला कि रो था 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का क्या था फॉर्मूला, फिर से देख लेते हैं। 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2 का स्क्वायर, और इधर था ये क्या था, ठीक है, ठीक, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर था 3/2 था ना, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग वैल्यूज डाल करके बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, वैल्यूज देखते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बाय जी, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बाय जी का स्क्वायर
और पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय जी, ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय जी। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में बोला कि रो निकालो एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ये तो और आसान है, जी अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब पार्ट सी देख लेते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट 0, y0 as shown in the figure. Obtain an expression for the image position yi in terms of given quantity state conditions for yo for the formation of real and virtual images. ठीक है, देखो चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहां पे हमको। ठीक है, अब क्या है कि हमको ऐसा बोला कि एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, कहां रखा, ये ऐसा y0 पे। अब यहां पे एक छोटा सा हिस्सा अगर आप लोगे तो ये ऐसा छोटा हिस्सा, इसको ऐसा कॉनकेव मिरर जैसा ट्रीट कर सकते हो। कॉनकेव मिरर जैसा ट्रीट कर सकते हो तो आप मिरर फॉर्मूला लगा सकते हो, 1 अपॉन वाई आई प्लस 1 अपॉन वाई नॉट माइनस साइन के साथ में इज इक्वल टू, कॉनकेव मिरर है तो -2 अपॉन इसका जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। और यहां से 1 अपॉन वाई आई, ये हमको मिल जाएगा 1 अपॉन वाई नॉट -2 अपॉन आर। ठीक है, अगर एलसीएम ले लेंगे तो आर माइनस वाई नॉट अपॉन आर वाई नॉट, आर -2 वाई नॉट ना, आर -2 वाई नॉट अपॉन आर वाई नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई आई, या फिर वाई आई की वैल्यू आर वाई नॉट अपॉन आर -2 वाई नॉट। ठीक है, ये हो गई इमेज पोजीशन। आर की वैल्यू हम लोग डाल करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमको बोला कि रियल इमेज कब बनेगी और वर्चुअल इमेज कब बनेगी। अब आप देखो ये जो आर है ना, आर, तो इस मिरर के लिए आप देखो, ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो वर्चुअल इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो फोकल लेंथ से छोटा होता है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब फोकल लेंथ से छोटा होगा तो आगे वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं पार्ट सी के लिए कि जब YO ये ग्रेटर देन R/2 होगा, ग्रेटर देन R/2, या फिर G अपॉन 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में रियल इमेज बनेगी। ठीक है, और अगर ये YO लेस देन R/2 होगा या G अपॉन 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर से छोटा होगा, तो उस केस में फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल सामने की तरफ। ठीक है, वर्चुअल, ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आप समझ गए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज मैंने छोड़ दिया है, यहां पे फाइनल आंसर निकालने के लिए देखो, सेकंड पार्ट में हमको फाइनल आंसर निकालने के लिए ओमेगा की वैल्यू 78 आरपीएम गिवन थी। ठीक है, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर 78 आरपीएम होगी तो फाइनल आंसर आपको निकालने के लिए वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। ओमेगा नॉट 78 रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब होगा 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई करो और 60 से डिवाइड करो रेडियन पर सेकेंड, और इसको डाल करके और फिर फाइनल आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ये थे वो 5 क्वेश्चंस जो आपको करने ही चाहिए आने वाले ओलंपियाड के लिए फ्लूइड में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस सीरीज में आगे भी मैं वीडियोस में आपको मिलता रहूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।